हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आ रही मेरी आवाज़? विजिबिलिटी क्लियर है स्क्रीन की? यस सर। यस सर। अच्छा देव, जरा देव अपना अनम्यूट करना। देव, यस सर। जो अभी क्वेश्चन डाउट सॉल्व किया उसमें कोई प्रॉब्लम नो सर, नो सर। देख लिया? हाँ सर, वो देख लिया सर। ओके बेटा, और कोई दिक्कत हो तो फिर भेज देना, ठीक है? यस सर, यस सर। और रिदम, यस सर। कोई प्रॉब्लम उसमें क्वेश्चंस में जो भेजा हुआ? नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है बेटा। जैनिल का तो डाउट हो गया क्लियर? यस सर। ओके। तन्वी, बेटा अनम्यूट करना अपने आप को। यस सर। आपने कब से ज्वाइन किया बेटा? सर मैंने आज से ही किया है। ओके ओके। तो आपको पता है इसमें क्या चल रहा है? नहीं सर। नहीं पता? ओके, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक्स ही हमने किया हुआ है, अभी चैप्टर में पहुंचे नहीं है मेन। बस हमने अभी रेडियन में और उसमें सब में किया हुआ है। चलो, जो प्रॉब्लम होगी मैं बाद में तुमसे बात कर लूँगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा ओके हो सर। सकता है, मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी छूट गई हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? यस सर। और वैसे समझ में आएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? यस। ओके बेटा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में भी आप बता सकते हो मुझे। ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ से रिलेटेड, तो वो लिख लेते हैं क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है। तो हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अप्रॉक्सीमेट शायद 3 कर रहे होंगे। सर आपका एक और है। हाँ, इको हो रहा है? यस सर। ओके, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? सर क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, पर एको हो रहा है। यस सर। ओके, एक मिनट एक मिनट। अब देखो, आप बोलो, अभी भी आ रही? यस सर। यस सर। अरे, हेलो, इको हो ही रहा है मतलब है? चलो देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर कुछ देखता हूँ मैं। अभी अभी तो समझो, देखो धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये क्यों हो रहा है ऐसे? अभी तक तो नहीं हो रहा था ऐसे। एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हेलो, अभी भी क्लियर वो आ रहा है बेटा, इको? यस सर। बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही आवाज़? चलो देखते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताना मुझे फिर। लिख लेते हैं इसमें सम बेसिक कंसेप्ट। जब भी कभी हम किसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम उसमें क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें डोमेन का आइडिया होना चाहिए। डोमेन,
अब ये डोमेन कितने लोगों ने सुना हुआ है कि डोमेन क्या होता है? किसी को आइडिया है? डोमेन का नाम सुना है? सर इनपुट होता है। इनपुट होता है। और किसी को कोई आइडिया? व्हाट इज द डोमेन? चलो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे मान लिया हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जैसे y इक्वल टू एक्स है। ये एक सबसे छोटा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। अब इनपुट का मतलब जैसा कि इन्होंने बताया डोमेन का मतलब इनपुट होता है, तो वो बिल्कुल सही है। हमें x की वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है जिससे फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x where function is defined, where function is defined मतलब अनडिफाइंड कहीं पर नहीं होना चाहिए। x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। जैसे यहाँ पर x की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? y इक्वल टू एक्स में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। 3 पुट करेंगे तो 3 आएगी। ऐसे माइनस का पुट करेंगे तो माइनस आएगा। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। सर हाँ बेटा। सर इको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर इको की वजह से आपकी आवाज बार बार सुनाई दे रही है, तो मतलब क्लियर नहीं हो रहा? अच्छा, आवाज में ज्यादा इको आ रहा है। हेलो। हाँ यस सर। अभी भी आ रहा है बेटा? नहीं अब नहीं आ रहा। चलो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि डोमेन के बारे में अगर हम बात करें तो सारी रियल वैल्यू ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो है डोमेन ऑफ x। अगर मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू 1/x है, इसमें हम x की क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू 0। हाँ, तो जब भी कभी रैशनल फंक्शन होगा जैसे कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तुमने 9-10 में पढ़ा था कि किसी रैशनल फंक्शन को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमको 9-10 में बता दिया गया था। तो यहाँ पर भी वही काम है कि x की वैल्यू क्या नहीं पुट हो सकती है? 0 नहीं पुट हो सकती है। बाकी हम y की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं 1/x के लिए। x की वैल्यू 0 छोड़ के बाकी कुछ भी पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो, बस 0 नहीं पुट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि x की क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा? तो हम क्या पुट कर सकते हैं वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सारी रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। 0 क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि 0 पुट करेंगे तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि डेफिनेशन हमारी डोमेन की क्या बोलती है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। x की वो सारी की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा उनको हम बोलते हैं डोमेन। बात क्लियर हो रही बच्चों? तो यहाँ पर हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर पुट कर दें, बस 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हमने 0 पुट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है, 0 पुट नहीं होगा। बाकी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। बल्कि हम अपनी आदत बना लें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये लिखता हूँ यहाँ पर y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करने से प्रॉब्लम क्रिएट होगी? 1।
हाँ, यानी कि अब अपनी आदत बना ले कि कभी किसी का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, जब भी कोई क्वेश्चन हम ऐसा देखें जिसमें रैशनल फंक्शन हो, तो हम अपनी आदत ही बना लें कि हम सीधे लिख दें कि भाई x माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, यानी x की वैल्यू वन नहीं हो सकती है। तो आंसर हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट वन। तो जब भी कभी हम कोई भी रैशनल फंक्शन देखेंगे तो हम अपनी आदत बना लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जेई वाले क्या करते हैं, वो यही इसी सब की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन दे देंगे और इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा जिसका आंसर भी x इक्वल टू वन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और अगर हमने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया कि x की वैल्यू यहाँ वन पुट करने से बवाल मचने वाला है, अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पे x की वैल्यू वन अगर हम सॉल्व करके किसी मेथड से हमने सॉल्व भी किया और निकाला भी है और उसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि x की वैल्यू वन इसका आंसर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर हमने किसी भी तरीके से इसको सॉल्व किया, कोई इसी को नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उस आंसर को चेक भी करना पड़ेगा कि वो आंसर उसका पार्ट है कि नहीं, वो उसको डिफाइन करता है कि नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने इतनी मेहनत से आंसर निकाला है वो आंसर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर याद दिलाना चाहूँ तो तुम्हें याद होगा, तुमने अंडर रूट वाले कई सारे क्वेश्चन 10th क्लास में किए होंगे, जिसमें ये अंडर रूट दिया है, x माइनस वन अंडर रूट दिया, ऐसे करके 5 कुछ दिया है। तो हम क्या करते थे, एक अंडर रूट को उधर ले जाते थे और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे और फिर अंडर रूट का एक टर्म आ जाता था, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे और फिर x की वैल्यू निकाल के आंसर को छोड़ के चले आते थे और कह देते थे कि भाई ये सब इसके आंसर हैं। यही तो होता था 10th क्लास में, याद है ना बच्चों। तो अब हम यहाँ के बाद भी हमको सोचना पड़ेगा कि जो भी ये आंसर आया है ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है, जो भी x के आंसर आए हैं वो ओरिजिनल आंसर को सेटिस्फाई करें। हो सकता है x की वैल्यू -2 आई हो, तो -2 तो अंडर रूट को सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, -2 का तो अंडर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब नेगेटिव का अंडर रूट आ ही नहीं सकता है, तो x इक्वल टू -2 हमारा आंसर होगा ही नहीं। बात क्लियर हो रही। अगर x की वैल्यू 0 आ गई, मान लिया x की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू 0 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 - 1 जब यहाँ पुट करोगे तो 0 - 1 करोगे तो 0 - 1 अंडर रूट के अंदर -1 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हम 10th क्लास में करते थे ना, वो अब हमें अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। जेई में खास ध्यान रखना पड़ेगा इनका, वो इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन को गलत कराते हैं। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है कि हमें x की वो सारी की सारी, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हमने सॉल्व करके मेहनत करके निकाल लिया आंसर तो वो आंसर का पार्ट हम लिख के चले आएंगे। जो भी आंसर आएगा x का वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हम अपनी आदत और बना लेंगे पूरी मैथमेटिक्स में। ज़रूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में ही, ट्रिग्नोमेट्री में भी एक चैप्टर अभी आएगा आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। लेकिन हमें जो है अपनी आदत बना लेनी है कि जो भी x का आंसर आएगा उसको हमें ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। जैसे मान लिया ये हमारा क्वेश्चन है x + 2 अपॉन x - 3, तो हम सीधे बोल देंगे कि इसमें x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती हैं। हम इसको देखते ही, चाहे वो हमसे पूछे या ना पूछे, हम साइड में तुरंत लिख दें कि x की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सारी रियल वैल्यू हो सकती हैं एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। क्योंकि 3 रखने पे बवाल कट जाएगा, 3 रखने पे भूकंप आ जाएगा, 3 रखने पे 0 अपॉन में आ जाएगा जो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा। तो ये बात क्लियर हो गई डोमेन के बारे में। अगर मान लिया ट्रिग्नोमेट्री में भी है साइन कॉस, तो साइन x है, जैसे मान लिया हम बात करें y = sin x की, ये x है। अब यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं? क्या हम सारी वैल्यू x की पुट करें? इनपुट अगर साइन का अगर हम रखें, साइन के अंदर कोई भी वैल्यू रखें, तो क्या साइन कोई ना कोई एंगल जरूर देता है कि नहीं देता है? ये सोच के बताओ ना। तुमने साइन के बारे में पढ़ा है, साइन फंक्शन के बारे में तुमने पढ़ा है ना सब कुछ। तो अब जरा बताओ कि हम साइन किसके लिए डिफाइंड नहीं होगा? कोई ऐसी वैल्यू है x की जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा? बताओ जेनिल। क्या?
x की क्या वैल्यू हम यहाँ रखें जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, साइन x जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। मतलब कोई ऐसा वैल्यू है जो x की वैल्यू रख दें और साइन में प्रॉब्लम हो जाए, इन्फिनिटी दे दे। हाँ सर। कब देता है? सर 0। साइन 0 इनफाइनाइट होता है। सर साइन 0 तो 0 होता है ना। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। उस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होनी चाहिए। कोई ऐसी अच्छा, वैल्यू ओके। है x की जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए? रिदम बोलो बेटा। नो सर। हाँ x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। तुमने टेबल पढ़ी होगी साइन की, जब तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें साइन में कहीं इन्फिनिटी तो आया ही नहीं। 0 आया, 1 आया, 1/2 आया, √3/2 आया और 1 आया। 1 के बाद तो गया ही नहीं। बात क्लियर हो रही ना? तो इसका मतलब है कि साइन एक्स में, साइन एक्स का जो डोमेन होगा, अभी खैर अब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि साइन में जो x है ना, हम x में कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब साइन x का जो डोमेन होगा, अगर कहा जाए कि साइन x का डोमेन क्या होगा, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखोगे साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना? तो ये डोमेन हो गया। अगर मान लिया y इक्वल टू ऐसे दिया है 2 sin x प्लस 3, तो भी x में कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं क्या जिससे साइन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए? नहीं। x की कोई भी वैल्यू रखोगे वो -1 से 1 के बीच में देगा, और हर एक वैल्यू, हर एक एंगल में साइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, साइन हजारों डिग्री, लाखों डिग्री, सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। बस वो -1 से 1 के बीच में ही रिपीट होती रहेगी। इसका मतलब साइन एक्स का जो डोमेन है वो हमेशा क्या होने वाला है? रियल नंबर होने वाला है। हमेशा कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो साइन एक्स का अगर हमसे डोमेन पूछा जाएगा तो वो रियल नंबर होगा। हमें यह ध्यान रखना है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो साइन एक्स तो कभी अनडिफाइंड होता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स की बात करो, x की वैल्यू क्या पुट कर दें कि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए? कॉस की टेबल याद करो जरा, देखो कॉस में कहीं अनडिफाइंड का कोई टर्म आता था? इन्फिनिटी कहीं आता था क्या? नो सर। नो सर। कॉस में भी ऐसे ही होता था कि इन्फिनिटी कभी नहीं आता था। तो इसका मतलब है एक्स, इसमें भी डोमेन क्या होने वाला है? सारा रियल नंबर होने वाला है। तो डोमेन के बारे में मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी। अभी केवल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही बात करने वाले थे, लेकिन अभी हमको डोमेन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हमने बाकी रियल फंक्शन भी ले लिए हैं जो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये हो गया साइन कॉस। अच्छा मान लो 10x की बात कर ले, बताओ कौन बताएगा 10x का डोमेन क्या होगा? सर 19 y इक्वल टू 10x। सर 2n 90 प्लस 1 π/2 के जो सेटिस्फाई करता है उसके सिवाय कुछ भी चलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि भाई 10x में अगर हम देखें तो 10x को लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। 10x को लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। तो इसका मतलब हमने बोला ना कि जब भी कभी कोई रैशनल फंक्शन देखो तो हमेशा ध्यान रखो कि उसका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और ये पिछले टर्म में हम लोगों ने बात की थी कि cos x 0 कहाँ कहाँ पर होता है? cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। यानी ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए 10x की, मतलब cos x की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो जो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 10x का डोमेन क्या होगा, ये डोमेन ऑफ 10x, अगर ऐसे लिखें डोमेन ऑफ 10x, तो ऑल रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल जो है वो π/2 का नहीं होना चाहिए। सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बस ऑड मल्टीपल π/2 का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑड मल्टीपल जैसे ही लेंगे ना, अगर तुम्हें याद हो तो 1090 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। 1090 0 होता है ना, तो वहाँ इन्फिनिटी देगा। अगर यहाँ पे cos 90 हो गया तो cos 90 अपॉन में 0 आ गया, और अगर अपॉन में 0 आ गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो डोमेन वही तो होता है, वही सारी वैल्यू x की जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और जहाँ जहाँ अनडिफाइंड होता है वो रियल नंबर से हम उसको हटा देते हैं। यहाँ पर रियल नंबर से हमने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दिया। तो ये हो गया 10x का।
कॉट एक्स का कौन बताएगा? कॉट एक्स का डोमेन क्या होगा? y इक्वल टू कॉट एक्स। r माइनस एन पाई। बिल्कुल सही है, गुड। क्योंकि कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो हमने क्लियरली उस दिन बात की थी जब साइन एक्स के बारे में 0 बोला था। तो हमने बोला था कि एक्स की वैल्यू जो है वो एन पाई पे 0 देता है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए। तो टेन एक्स का या कॉट एक्स का, सॉरी अगर हम कॉट एक्स की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन कॉट एक्स का हो जाएगा सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई का मतलब एन जो है, ये तो खैर बात हम पहले कर ही चुके हैं, एन जो है वो इंटीजर है, और एन जो है अगर इंटीजर है तो इंटीजर को हटा के बाकी सारे के सारे टर्म पे कॉट एक्स जो है वो इन्फिनिटी देने वाला है। तो सारी रियल वैल्यू एन पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन 0, ये सब 0 होने वाले हैं, और अपॉन में 0 प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो डोमेन जो है वो, डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। अच्छा चलो कॉट की बात कर ली, तो जरा कॉसेक की भी बात कर लेते हैं। सेक की बात कर लो। सेक एक्स का क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसका मतलब कॉस एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी तो बात किया था कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बिल्कुल सही है, ऑड मल्टीपल जितने भी हैं एक्स के 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है सेक एक्स का, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सब लर्न भी करना है हमको, तुरंत पता चल जाना चाहिए और याद होना चाहिए, आगे हमारे काम आने वाला है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। सेक के बाद y इक्वल टू कॉसेक एक्स, r माइनस एन पाई। हाँ 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, और साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 एन पाई पे होती है, तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई। ये एक्सेप्ट का मतलब है सारे रियल में से इतना हटा दो, माइनस एन पाई। ये डोमेन हो गया हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब जरा बात करते हैं, ये तो डोमेन की बात हो गई, जरा रेंज की बात करते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा, जब हम कभी किसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा डोमेन। अब डोमेन के बाद जो है हमारा दूसरा टर्म क्या होगा? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दूसरा टर्म हमारा होगा रेंज, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रेंज पहले हम सभी के निकाल लेते हैं। रेंज देखो, रेंज जैसे साइन एक्स की है y इक्वल टू साइन एक्स। रेंज का मतलब होता है उसकी लिमिट, उसकी औकात। अगर हिंदी में बात करें तो उसकी औकात कहाँ से कहाँ तक है। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी औकात में रहना, भाई धमकाते हैं तो ऐसे बात करते हैं ना, तो वही है हमारा कि y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स के बारे में अगर याद हो तो साइन एक्स की क्या होती थी रेंज? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? 1। हाँ, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी। और अगर याद हो तो मिनिमम वैल्यू भी मैंने बताई थी कि मिनिमम वैल्यू -1। हाँ बिल्कुल सही है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब रेंज जो है वो उसकी औकात होगी। रेंज ऑफ द फंक्शन साइन एक्स की क्या हो जाएगी? रेंज को बोलेंगे y बिलोंग्स टू, जैसे उसमें बोलते हैं x बिलोंग्स टू, तो इसमें बोलेंगे y बिलोंग्स टू -1 to 1। इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करके खूब सारी बातें हमने साइन और कॉस के बारे में की हुई है, अगर याद हो तो, कि 0 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब रिपीट अभी नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसको चलो हटा देते हैं, ये सर्कल अच्छा नहीं लग रहा है, सर्कल कम लग रहा है, टेढ़ा सर्कल ज़्यादा लग रहा है कि नहीं? चलो तो सर्कल गया। हाँ, तो रेंज की बात हम लोग कर रहे थे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया हमारा? साइन एक्स का हमें पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हमने पढ़ा था, सर्कल में पढ़ा था हमने, घूम घूम के 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा सब निकाल चुके हैं हम। तो हमने ये साइन एक्स का देख लिया। रेंज कॉस एक्स का कितना होता है? y इक्वल टू कॉस एक्स, याद है सर? सेम। हाँ बिल्कुल सही है, y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो रेंज हो गया कॉस एक्स का। तीसरा tan एक्स का क्या होता है रेंज?
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है। y इक्वल टू 10x की बात करो या y इक्वल टू कॉट x की बात करो, इन दोनों के लिए रेंज बिल्कुल इजी है। सारा रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में कोई भी ले लो, 10x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक भी जाती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक भी जाती है। तो 10x का जो ग्राफ होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो इसलिए इसकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। उसके बाद सेक एक्स की बात करो, अगर सेक एक्स की y इक्वल टू सेक एक्स, ये कौन बताएगा? सेक एक्स के बारे में भी हम लोगों ने बात किया हुआ था खूब, अगर याद हो तो। सेक को 1 cos x बोलेंगे हम, लेकिन अभी रेंज नहीं सर है। -1,1 नहीं नहीं नहीं, देखो अभी सोचो, यहाँ पे सुनो तब समझ में आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। सर बोलो। एक मिनट। सर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता सेक एक्स। ओके, और कोई कुछ मेहनत करने वाला है? कोई कुछ बोलने वाला है? देखो मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अभी भी पढ़ा था कि cos x की जो रेंज होती है, ये ऊपर लिखी हुई है, दिख भी रही है इसमें, ये लिखी हुई है। cos x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर ऐसे रख ही देते हैं कि ये -1 से 1 के बीच का नंबर है। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि 1 के अपॉन में -1 से 1 के बीच का कोई नंबर रखना चालू करो। चलो इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, -1 से 0 ले लेते हैं और फिर 0 से 1 ले लेते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि तुम्हें याद रहे हमेशा के लिए, तुम भूलो नहीं कभी भी सेक के बारे में भी। तो 1 के अपॉन में कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 0 से 1 के बीच में हो या -1 से 0 के बीच में हो। चलो पहले ये ले लेते हैं, -1 से 0 के बीच का कोई नंबर जो 1 के अपॉन में है। कितने नंबर होंगे? 0 से -1 से 0 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? -1 से 0 के बीच में बोलो बच्चों, कितने नंबर लाई करेंगे? इनफाइनाइट नंबर लाई करने वाले, इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे ना, कि नहीं? 0 से जैसे 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं, वैसे 0 से -1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे। जैसे मान लो 0 से 1 की बात करो तो ये 0.5 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/100 होगा, 1/1000 होगा, 1/lakhs होगा, 1/करोड़ होगा। ऐसे करके बहुत सारे नंबर होंगे ना, बहुत छोटे छोटे नंबर। और उन बहुत छोटे नंबर को जब 1 के अपॉन में रखोगे, एक बहुत छोटा नंबर 1/लाख करके लिख लो या करोड़ करके लिख लो या बहुत सारे जीरो करके, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू तो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी ना, वो तो इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि 0 से 1 के बीच के बहुत छोटे छोटे नंबर अगर लेते जाओगे और उसको यहाँ पर तुम रखोगे, यहाँ पर उसको रखोगे, तो वो वैल्यू जब किसी के अपॉन में, जैसे 1 के अपॉन में बहुत छोटा नंबर रखते हैं, जैसे 1 के अपॉन में 1/10 रखें तो 10 आ जाएगा, 1 के अपॉन में 1/1000 रखें 1 के अपॉन में, तो ये क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 1 के अपॉन में एक बहुत बड़ा नंबर रख रहे हैं तो वो प्लस इन्फिनिटी देगा, और 1 के अपॉन में जब एक बहुत छोटा नंबर रख रहे हैं -1 से 0 का, तो वो माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसका नंबर होगा, लेकिन किसके किसके बीच में नहीं होगा, ये सोचना हमारा काम है कि -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर इसका नहीं आने वाला है। चाहे तुम कोई भी नंबर ले लो, कभी भी इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आने वाली है। यानी कि जो सेक एक्स का जो डोमेन है, जो सेक एक्स का डोमेन आएगा वो क्या आने वाला है? डोमेन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, अभी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर लिखेंगे वहाँ पर। डोमेन ऑफ सेक एक्स जो होने वाला है वो, अरे रेंज हमें तो डोमेन तो लिख चुके हैं पहले, अगर हमें रेंज लिखनी है, क्योंकि हम तो बात रेंज की कर रहे हैं ना,
तो रेंज ऑफ सेक एक्स क्या होगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब -1 से 1 के बीच का कोई नंबर आने ही वाला नहीं है। तुम खुद सोचो ना, जैसे ऐसे सोच लेते कि क्यों नहीं आने वाला है। अगर मान लो किसी ने कह दिया -1 से 1 के बीच का कोई नंबर बोलो, -1 से 1 के बीच का कोई नंबर, 0, 1 और -1, तो -1 से 1 के बीच का चलो 1/2 ले लेते हैं। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या 1/2 हो सकती है क्या? अगर सेक एक्स की वैल्यू 1/2 हो गई तो कॉस एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या कॉस एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या? कोई अगर हमसे कहते कि No, कॉस sir. एक्स की वैल्यू 2 है, तो कॉस एक्स की वैल्यू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉस एक्स की तो अभी हमने पढ़ा कि कॉस एक्स की औकात है -1 से 1 के बीच में। ये लिखा हुआ है कॉस एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में आया हुआ है। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कॉस की तो कोई कह ही नहीं सकता है। हाँ 10 की जरूर बोल सकता है कि 10 की वैल्यू 1000 है, लैक्स है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कॉस के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह अगर मान लिया सेक एक्स की वैल्यू किसी ने कह दिया 1/3 है, 1/10 है, तो क्या कॉस एक्स की वैल्यू 10 हो पाएगी क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ आएगा ही नहीं। -1 से 1 के बीच में इसका आंसर नहीं होगा। मतलब सेक एक्स और कॉसेक एक्स का जब भी केस होगा तो -1 से 1 के बीच में इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो चाहे बात सेक एक्स की हो और कॉसेक एक्स की हो, दोनों का जो रेंज होता है y बिलोंग्स टू, वो -∞ से -1 के बीच में होगा और 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो। कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है ना तो उसको बोल दो, मैं उसको अभी सही कर दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा आ रहा है दिमाग में कि सब बातें क्लियर हो रही हैं? Sir, all clear. ओके बेटा, ठीक है फिर। तो चलो ठीक है, तो ये हमने डोमेन पढ़ लिया और उसके बाद रेंज पढ़ लिया। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट जो ग्राफ में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ये तो तुमने 10th क्लास में भी शायद पढ़ा होगा। एक्स इंटरसेप्ट बताओ क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट कौन बताएगा? इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना है हमको। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा कि किसी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया हुआ है, वो एक्स इंटरसेप्ट है। जैसे ये एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है वो होता है एक्स इंटरसेप्ट। और चौथा हम ग्राफ में पढ़ेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि किसी ग्राफ ने वाई एक्सिस को कितनी बार कट किया हुआ है। जैसे यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे गया, तो उसने वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट किया है, तो ये है वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को उसने एक ही बार कट किया है तो वाई इंटरसेप्ट हो गया। और ये जो जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो है एक्स इंटरसेप्ट। तो हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाई इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे, इवन ऑड फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी लिख लेते हैं, इवन और ऑड फंक्शन। ये इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में एक डेफिनेशन है वो लिख देते हैं, लेकिन अभी हम सीधे सीधे बता देंगे क्या होता है इवन फंक्शन। क्या, या कोई फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन क्या होता है, तो ये लिख लेते हैं इवन फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज इवन देन f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। अगर कोई फंक्शन इवन है तो x की जगह -x रख दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो इवन फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन ऑड है, यहाँ लिख देता हूँ ऑड के बारे में एक और पॉइंट। जैसे मान लिया कोई, चलो ऑड के बारे में भी लिख देता हूँ, फिर दोनों की एग्जांपल लिख लेते हैं। ये हमारा ऑड फंक्शन है। कोई फंक्शन अगर ऑड है तो अगर हमने उसमें f ऑफ -x रखा तो माइनस को वो गायब कर दे। माइनस को ये गायब तो कर चुका है इधर, ये माइनस आ जाए तो ये f ऑफ -x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए? -fx की इक्वल। अगर f ऑफ -x की वैल्यू माइनस बाहर आ जाए तो वो फंक्शन इवन है, और अगर माइनस नहीं आता है तो वो ऑड है।
जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? अरे भाई जहाँ जहाँ पे एक्स है उसको किससे रिप्लेस करना है? माइनस से। तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का नाम क्या है? एफ एक्स। तो ये देखो हमने एफ ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया था और एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? इवन फंक्शन। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें जरा एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो क्या आने वाला है? कॉस ऑफ माइनस एक्स। बोलो, ये तो पढ़ चुके हो, कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? cos x। कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसका मतलब यहाँ से ये माइनस को खा गया, माइनस को इसने गायब कर दिया, और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? उसका नाम है एफ एक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो गई। तो ये फंक्शन भी हमारा क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो ये बात समझ में आ रही कि इवन फंक्शन कैसे चेक करेंगे? बहुत इजी है। हम उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख देंगे, और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और माइनस बाहर गायब हो जाए, बाहर आए ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या होगा? जैसे मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब, जो कि माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस को लगा दिया, और ये जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब का नाम क्या है? एफ एक्स। तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट किया था और माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ये आ गया हमारा ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन x। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो माइनस हो गया। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब अगर माइनस आ गया तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड फंक्शन। तो ये बात क्लियर है इवन ऑड के बारे में? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे हम लोग कि कोई फंक्शन इवन है कि ऑड है, कैसे पता चलेगा? तो हम इसी तरीके से अपना चेक कर लेंगे। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, अगर इवन है तो माइनस गायब, और अगर ऑड है तो माइनस आगे आ जाएगा। अच्छा बताओ तुम लोग चेक करके, 10x क्या है? इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? 10x क्या है? इवन की ऑड? बताओ बच्चों। ऑड। हाँ, क्योंकि 10 माइनस एक्स क्या आने वाला है? माइनस 10x। 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा आएगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? ऑड फंक्शन। कॉट एक्स क्या होगा? इवन की ऑड? ऑड ऑड ऑड। सेक एक्स? इवन। इवन। बिल्कुल सही है, गुड। और कॉसेक? ऑड ऑड। कॉसेक ऑड हो जाएगा। नो नो सर, इवन इवन। कॉसेक इवन हो जाएगा? नहीं सर, ऑड ही है। कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा ना, तो ऑड हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है सभी को? इवन ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे अभी हम लोग, वो भी क्लियर हो गया, इवन ऑड। फिर उसके बाद ये तो हो गया कौन सा पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 5 पॉइंट तो ये हो गए। 6 पॉइंट एक और लिख लेते हैं। 6 पॉइंट पे हम उसका सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री, हम उस ग्राफ की सिमेट्री चेक करेंगे कि वो सिमेट्री क्या है। मतलब सिमेट्री का मतलब होता है कि वो, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि किसी लाइन की सिमेट्री है कि नहीं, 8, 9, 10 में तुमने सिमेट्री पढ़ा होगा, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। बस हमें इसको क्या करना है? हमें देखना है कि ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो देखो, अगर कोई फंक्शन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, कि अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जो ऑड फंक्शन होगा वो हमेशा ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, और जो इवन फंक्शन होता है
एफ एन एस का मतलब फंक्शन है, वो हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए कुछ नहीं है, हमें इवन और ऑड की बातें करनी है, तो इसलिए मैंने दोनों के बारे में बता दिया कि सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो कि हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, अभी हमने चेक किया है ऊपर, अभी देखो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब चेक किया है और ये फंक्शन ऑड आया है। अब देखो इसका जो ग्राफ है एक्स क्यूब का, अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ग्राफ जब तुम बनाओगे इसका कुछ x की वैल्यू रखोगे और y की वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, पहले 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, -1 रखा तो -1, और 2 रखा तो कितना आ जाएगा 8, और -2 रखा तो -8 आ जाएगा। इसको जब तुम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना ये सारी वैल्यूज, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 0 पे 0 और 1 पे ये 1 दे देगा और 2 पे ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा 8। तो कुछ कुल मिला के इसका ग्राफ जो है मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पर, इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। इसका y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ इसको यहाँ पर, ये पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये हमने देखा कि 0 पे 0 0 दे रहा है, 1 पे जैसे ही हम जा रहे हैं ये 1 पे ये 1 दे रहा है, और जैसे ही 2 पे जा रहे हैं, ये देखो 2 पे गए हैं तो 8 आ रहा है, तो 8 तो काफ़ी ऊपर जाने वाला है, और काफ़ी ऊपर 8 के लिए यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो हमारा ग्राफ अगर हम कुछ कुल मिला के समझना चाहें तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। जैसे तुमने अगर याद हो तो तुमने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखा है ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 10th में तो ड्रॉ भी किया होगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये देखो ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, तो जो भी ऑड फंक्शन होगा, यहाँ लिखा है ना जो ऑड फंक्शन है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल है, जितना इधर आएगा, या जहाँ पर लिखा है ना सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब यही है, देखो जितना इधर है उतना ही ये इधर आएगा। अगर हम यहाँ पर एक मिरर लगा दें तो ओरिजिन के पास एक अगर मिरर लगा दोगे यहाँ पर इस टाइप से, अगर कोई मिरर तुमने यहाँ लगा दिया तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आने वाला है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर तुमने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया तो ये अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब जो इवन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस लिखा हुआ है, और जो ऑड फंक्शन है वो हमने चेक करके देखा वो हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब जैसे मान लो इवन फंक्शन का भी देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी साइन कॉस का तो हम देखेंगे ही देखेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, अगर हम इसको टेबल ड्रॉ करें x और y की, तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, और 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और -2 रखेंगे तब भी 4 आने वाला है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और y की वैल्यू मिलती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो जा ही नहीं रही है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जा रही है। तो 0 0 यहाँ पर 1, 1 और -1 पे भी 1, और 2 पे 4 दे रहा है, और 2 पे -4 दे रहा है। तो ये कुल मिला के इस टाइप से ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ इस टाइप का, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस यहाँ पे मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये y एक्सिस मिरर का काम कर रहा है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में बात पता चल गई ना, कि अगर इवन फंक्शन है तो वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा, y एक्सिस, और अगर ऑड फंक्शन है वो तो वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। ये एक्चुअली में ये बातें हम बाद में भी कर सकते थे, अगर अभी मान लिया हमको इसका नाम भी याद रह गया, बाकी चीज़ें समझ में नहीं भी आई, तो आगे चल के तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही पड़ना है। ये सब हम जब ग्राफ पढ़ेंगे ना सारे फंक्शन के, तब हमको ज़्यादा आइडिया होगा। अब चूंकि यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना हमें सीखना है,
हम जैसे अपनी आदत बनाएंगे ना ग्राफ ड्रॉ करने की, 10 तक हम ग्राफ थोड़े कम ही बनाते हैं। 11-12 में कई क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली निकल आएंगे, जिसमें कैलकुलेशन हमको करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई किसी ने ग्राफ दे दिया और ग्राफ देख के ही बताओ कि ये इवन है कि ऑड है, तो हमें पता ही नहीं कि इवन ऑड के लिए हमने कंडीशन याद की है कि x की जगह -x है, तो माइनस गायब हो गया तो इवन, और माइनस नहीं गायब हुआ तो ऑड। अब उसने ग्राफ बना के 4 दे दिए और पूछ लिए बताओ इनमें से इवन कौन है ऑड कौन है, तो हमको नहीं पता। तो इसलिए हमको याद होना चाहिए ये सारे पॉइंट्स जो सिमेट्री के लिखे हुए हैं कि इवन फंक्शन के लिए सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा और ऑड फंक्शन के लिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम है? नो? नो सर। ओके, तो ये हमने ये पढ़ लिया, इवन फंक्शन पढ़ लिया, सिमेट्री पढ़ लिया, ऑड पढ़ लिया। अब जरा ये कौन सा नंबर था हमारा, ये 6 नंबर था ग्राफ के लिए। अब 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 7 नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो है पीरियड। पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी और अच्छे से अभी हम जब ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो सबके पीरियड निकालना सीखेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया हम बता रहे हैं कि पीरियड क्या होता है। जैसे फिजिक्स में तुमने 10th क्लास में सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है क्या? सिंपल पेंडुलम 10th क्लास में फिजिक्स में सिंपल पेंडुलम के बारे में सुना हुआ है कि नहीं? नहीं कि सुना है किसी ने पेंडुलम के बारे में? सिंपल पेंडुलम बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। तो क्या होता है उसका पीरियड, अगर हम कैसे Yes. कहते हैं उसके पीरियड के बारे में क्या आइडिया है? कोई आइडिया है उसका पीरियड का? अरे पेंडुलम के बारे में ऐसे होता था, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा फिजिक्स के बारे में कि ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये गया यहाँ पर ले गया इसको और यहाँ से इसको छोड़ा गया पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, तो यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस आने में यही तो उसका पीरियड होता था। वैसे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी पीरियड के बारे में है, इसके बारे में लिख लेते हैं कि पीरियड क्या होता है। पीरियड ऑफ अ फंक्शन यहाँ लिख लो, अ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन if f of x plus t equal to f of x। अगर f of x plus t की वैल्यू f of x की इक्वल है। अभी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लगेंगी, अजीब सी लगेंगी, लेकिन हम बार बार इनको पढ़ेंगे ना, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा। ये फंक्शन जो है कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कब होता है? जब f of x plus t इक्वल टू f of x होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर t जो है t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ फंक्शन। ये t जो है वो पीरियड ऑफ अ फंक्शन है और t जो है वो लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इन सब की मीनिंग बता रहा हूँ कि क्यों लिखे जा रहे हैं। ये लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए t। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे साइन x है। अब चलो साइन की बात करते हैं तो ये पीरियोडिक फंक्शन का आइडिया ज़्यादा हो जाएगा। जैसे f ऑफ x इक्वल टू साइन x है और f ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होता है? f ऑफ पाई प्लस एक्स 180 प्लस थीटा। बताओ कौन बताएगा? साइन 180 प्लस थीटा। ये सब तो बातें हम पहले भी कर चुके हैं। x को हमने पाई प्लस एक्स से रिप्लेस कर दिया है सर माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स हो गया, बहुत बढ़िया, गुड। और अगर हम 2 पाई प्लस एक्स के बारे में बात करें तो ये कितना होगा? साइन 2 पाई प्लस थीटा। सर माइनस साइन एक्स। सर साइन एक्स। हाँ, माइनस गायब हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। उसके बाद f ऑफ 2 पाई के बाद 4 पाई प्लस एक्स कितना होगा? 4 पाई प्लस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार साइन एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो f ऑफ x जो है वो साइन एक्स है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो तो 2 पाई प्लस एक्स जब कर रहे हैं तो भी आ रहा है हमारे पास साइन एक्स। 4 पाई प्लस एक्स कर रहे हैं तब भी साइन एक्स आ रहा है यहाँ पर।
तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स, और एंड सो ऑन करके आगे भी 6 पाई प्लस एक्स, 8 पाई प्लस एक्स, माइनस में भी जा सकता है ये, माइनस पाई प्लस एक्स या माइनस 2 पाई प्लस एक्स। तो माइनस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ये लिखा है पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं। तो देखो ये क्या इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स या एक्स प्लस टी जो भी कह दो, और यहाँ पर है एफ ऑफ 2t प्लस एक्स। तो अगर ध्यान से देखो तो ये t की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या मिलने वाली है, यहाँ से t की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो t की वैल्यू 2 पाई मिलने वाली है, मिल रही है 2 पाई भी मिल रही है, यहाँ पर देखेंगे तो भी 2 पाई ही मिल रही है, क्योंकि 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पीरियड ऑफ साइन एक्स है ना t इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स का पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ साइन एक्स वो कितना होता है 2 पाई। ठीक है, अभी क्यों होता है या अभी कैसे उसको ड्रॉ करेंगे वो अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं। अभी ये बात क्लियर हो रही है। जैसे मान लो कॉस एक्स के बारे में बात करें, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, बताओ जरा पाई प्लस एक्स कितना होने वाला है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स कितना आएगा, प्लस कॉस एक्स। तो ये देखो कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। तो वही यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स, और एंड सो ऑन करके भी लिख सकते हैं। तो t जो होता है वो लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 पाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा कॉस एक्स का 2 पाई। तो यहाँ लिख लिया पीरियड, यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ कॉस एक्स, टी कॉस एक्स का मतलब पीरियड ऑफ कॉस एक्स, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई। बोलो बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जरा बताओ अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 10x का पीरियड कितना होगा, जरा इसी से ड्रॉ करके, इसी से मतलब सॉल्व करके बताओ 10x का पीरियड कितना होगा। एफ 10x पीरियड ऑफ 10x, सोचो थोड़ा सा, ऐसे ही निकालो, पाई प्लस एक्स 2 पाई प्लस एक्स ऐसे करके निकालो, और सोच समझ के जवाब दो कि 10x का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ 10x। सर पाई। बिल्कुल सही है, गुड। 10x का पीरियड जो है वो पाई ही आने वाला है, बहुत सही काम किया इन्होंने। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो कॉट का तब तक तुम निकालो बेटा, बताओ कितना होगा। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स निकाला तो 10x। सर कॉट का भी पाई ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ सर, पाई पाई आ रहा है। हाँ उसका भी आएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 पाई करो, 3 पाई प्लस एक्स करो, 4 पाई प्लस एक्स करो, सब में प्लस आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है तो इसका मतलब है पॉजिटिव आएगा, बार बार थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एक्स आएगा तो यहाँ आ गए, फिर 2 पाई के बाद फिर 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ आ गए, फिर 3 पाई प्लस एक्स करेंगे तो फिर यहाँ आ गए, मतलब इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में तो घूमेंगे। तो यहाँ पर सब में 10x आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 पाई प्लस एक्स अप टू डैश डैश डैश। तो इसका मतलब ये तो पीरियड पाई ही हो रहा है, क्योंकि पाई के बाद ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए पीरियड ऑफ टी के बाद लिख देते हैं ये टी
चाहे वो 10x का हो या cot x का हो, दोनों का पीरियड क्या होने वाला है, पाई। ये बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों कि क्लियर है बात? ये जो t 10x cot x लिखा है इसका मतलब पीरियड ऑफ 10x और पीरियड ऑफ cot x जो है वो पाई है। अच्छा, पीरियड ऑफ sec x कितना होगा बच्चों? सर 2 पाई होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 2 पाई होगा। और पीरियड ऑफ cosec x क्या होगा? वो भी 2 पाई। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पीरियड ऑफ sec x एंड cosec x दोनों का पीरियड 2 पाई। तो यहाँ हम पूरे पूरे सभी के लिख देते हैं कि साइन का हमने निकाला, कॉस का निकाला, इनका सबका क्या आया है 2 पाई, और पीरियड ऑफ 10x निकाला, cot x निकाला, और इनका पीरियड कितना आया, पाई। ये हमें अपनी मेमोरी में फीड कर लेना है कि 10x और cot x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, और साइन कॉस सेक कॉसेक इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गया। ठीक है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? तो देखो यहाँ पर हमें कैसे, एक बात यहाँ पर और बता दूँ। वैसे तो ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि तुम्हें याद भी रहेगा इसके बारे में। वैसे तो ये फंक्शन पूरा चैप्टर जो है ना, जो ये फंक्शन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर जो है वो 12th क्लास का चैप्टर है, और उसको अच्छे से हम 12th में ही पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंक्शन पे बेस्ड होंगे, पीरियड पे बेस्ड होंगे, जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में छूट जाएंगे। 12th का नाम लगा के छोड़ दिया जाएगा और फिर 12th में फिर भूल जाएंगे हमको। तो इसलिए थोड़ा सा 12th का आइडिया भी हम लोग ले लेते हैं। तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे करके लिख लेते हैं फंक्शन के बारे में ही, कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है और उसका पीरियड हमने टी लेट किया हुआ है, ये एक शॉर्टकट है जो हमको ध्यान रखना है। अगर कोई फंक्शन है उसका पीरियड टी दिया हुआ है, तो अगर हम उस फंक्शन में कुछ भी वैल्यू प्लस कर दें या माइनस कर दें कोई कांस्टेंट, तो उस पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तब भी उसका पीरियड जो है वो टी ही रहने वाला है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 12th क्लास में हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर किसी फंक्शन में, जैसे मान लिया किसी ने कह दिया साइन एक्स का पीरियड, तो हम बोलेंगे 2 पाई। अब किसी ने कह दिया साइन एक्स प्लस 4 का पीरियड क्या होगा, तो उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। साइन एक्स माइनस 7 का पीरियड, तो उसका पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। मतलब साइन एक्स में अगर हमने कोई वैल्यू ऐड की है, बस एक्स में कोई चेंज नहीं किया, पूरे फंक्शन में अगर कोई वैल्यू ऐड की हुई है तो उसका पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो भी नहीं चेंज होगा। चेंज कब होगा, देखो यहाँ पर, जब अगर हमने x में किसी का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एफ ऑफ के एक्स कर दिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन था, हमने x की जगह पे के एक्स रख दिया है, तो तब क्या होगा, जो पीरियड है ना उसमें जो भी x का मल्टीपल है, x का मल्टीपल यहाँ पर क्या है, k है, तो उस मल्टीपल से जो है हमें पीरियड को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब पीरियड से उस मल्टीपल को डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि अगर हमारे पास साइन एक्स का पीरियड जो है वो क्या है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो अगर हमसे कोई कह दे कि बताओ भाई साइन 2x का पीरियड कितना होगा, तो बताओ कितना होगा साइन 2x का पीरियड। अगर हमने यहाँ पे x लिखा हुआ है, साइन x का पीरियड 2 पाई है, और x में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, सर पाई। हाँ तो बिल्कुल सही है, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि जो भी x से मल्टीप्लाई करोगे उससे वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पाई में ही अपना जो पूरा चक्कर है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। अभी ग्राफ तो हम ड्रॉ करेंगे सभी का, अभी केवल एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। अब जैसे मान लो अगर हमने कह दिया एफ ऑफ के, अगर यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स अपॉन के, इसका पीरियड कितना होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन के, सॉरी यहाँ मैंने साइन लिख दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हमें लिखना था एफ ऑफ एक्स अपॉन के की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पर अभी हमने लिखा था कि एफ ऑफ के एक्स कितना होगा, तो वैसे ही एफ ऑफ, अब लिखने वाले हैं हम एफ ऑफ एक्स अपॉन के, इसका पीरियड क्या होगा, तो टी के अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे, एक्स का मल्टीपल क्या है, 1 अपॉन के। हाँ 1 अपॉन के है,
और इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो आंसर हो जाएगा t इंटू मॉड ऑफ के। अब कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई साइन x/2 का पीरियड कितना होगा, साइन x/2 का पीरियड 4 पाई। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? 2 पाई अपॉन 1/2 कर देंगे तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन x का पीरियड अगर 2 पाई है तो x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 का है तो डिवाइड कर दिया तो 1/2 हो गया। तो ये हो गया 4 पाई। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, साइन x/2 का पीरियड 2 पाई यानी 4 पाई। तो 4 पाई पे ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। इसका ग्राफ के बारे में तो हम कल ही बात कर पाएंगे, आज केवल बेसिक आइडिया ले रहे थे किस तरीके से हम ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक नया पॉइंट हमारा हो गया पीरियड का, कि पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। और ये हमारा नंबर था 7 नंबर, जिसमें ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनको हम जैसे मैंने बोला है बार बार कि अपनी डायरी में वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे ताकि उनको बार बार देखें तो हमें समझ में आए, गलतियां ना हो। तो वो सारे एग्जाम्पल के साथ हम वहाँ पर ज़रूर नोट कर लें। और इसको हम 12th क्लास में तो अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि साइन 2x का, 3x का, साइन 4x का क्या पीरियड होता है, साइन 100x का क्या होता है। अभी एक आइडिया ले रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें ग्राफ तो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अगर हमें उसके ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा चेंज करके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बात क्लियर? अभी भी आज इसको पढ़ना है क्योंकि कोई नई चीज़ हम सीख रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको समझने में। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगले टर्न पे हमें ज़रूर बताएं और उसको वहाँ पर हम डिस्कस भी कर लेंगे, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो कहीं पर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आती है ना तो कॉल करके ज़रूर पूछ लें कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों? लेकिन करें ज़रूर, अपने माइंड को थोड़ा सा, दिमाग को टेंशन ज़रूर दें कि हाँ हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है? ये सोचेंगे कि अरे ये तो पता नहीं क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है एक बार में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको दोबारा पढ़ें, 3 बार पढ़ें। और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर पूछें, अगले टर्न पे पूछें या फ़ोन करके पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया पीरियड के बारे में जो हमारा 7 नंबर था। अब एक और पॉइंट हमारे पास है पीरियड के बाद, कंटिन्यूटी। ये भी 12th क्लास का ही चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन अभी हम इसी के यहीं पर बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी सी कि कंटिन्यूटी क्या है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री में ये सब ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम ढंग से एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो ये सारी आइडिया हमको होने चाहिए। मेंस और एडवांस के लिए पूरा आइडिया हमको होना चाहिए। हमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो 12th का है तो 11th में क्यों, 11th का है तो 10th में क्यों। हम जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अगर हम जल्दी जल्दी सीखते उतना ही हमारा बढ़िया फ़ायदा होने वाला है, बिना घबराए हुए। ठीक है बच्चों? तो कंटिन्यूटी क्या होती है, ये बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी या कॉन्टीन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है, जब उसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, वो ग्राफ चलता ही जा रहा है, कहीं पर रुक ही नहीं रहा, कहीं पर टूट ही नहीं रहा, तो वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, जहाँ पर कहीं कोई फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है। बस इतना ही हमको समझना है, बाकी ज़्यादा इसके चैप्टर के बारे में तो हम 12th में पढ़ेंगे ही। जैसे अभी हमने पढ़ा y=x², ये ग्राफ, ये एरो का मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक तो इसको घुमा नहीं सकते तो एरो बना देते हैं। तो क्या ये ग्राफ कहीं पर किसी पॉइंट में ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। एक बार चलना चालू, हमने पेन एक बार रखा तो पेन को कहीं उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पूरा वो चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो हम बोलेंगे ये कॉन्टीन्यूअस है फॉर ऑल रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यू पे ये कॉन्टीन्यूअस है। बात क्लियर हो रही है बच्चों? अगर कोई फंक्शन हमारा ऐसे दिया हुआ है y=x, तो अगर हमने एक बार पेन इसका रखा तो कहीं पर भी इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चलेंगे तो फिर वो रुकेगा नहीं कहीं।
तो ये y इक्वल टू एक्स जो है ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अब जैसे एक फंक्शन और देख लेता हूँ, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, ये हमने फंक्शन यहाँ से लिया और ऐसे ऊपर कर दिया, और यहाँ से एक फंक्शन लिया यहाँ कर दिया। क्या ये फंक्शन, और यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ ले लिया 1 और यहाँ ले लिया -1। अब जरा बताओ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? नो सर। ये फंक्शन तो यहाँ के बाद ब्रेक हो गया ना, यहाँ के बाद ब्रेक हो गया, टूट गया, यहाँ से यहाँ तक का तो पोर्शन गायब है, -1 से 1 के बीच का पोर्शन तो है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में? -1 से 1 के बीच में डिसकंटिन्यूअस है। और अगर कोई हमसे पूछे कि कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ पर है, तो 1 से आगे पूरा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे नहीं टूटेगा। -1 से नीचे जाओगे तब भी कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर नहीं टूटने वाला है। तो ये फंक्शन हमारा जो है वो -1 से -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक ये है कॉन्टिन्यूअस, और जहां पर ब्रेक हो रहा है वहां पर क्या है, -1 से 1 के बीच में जो है ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सीधी सी बात है, कुछ नई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जहां पर वो टूट रहा है वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पर टूट नहीं रहा है वहां पर कॉन्टिन्यूअस है। बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी पता चल गया हमको कि कहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा और कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलो एक फंक्शन हम अभी यहाँ पर एक बार ये सारा का सारा देख लेना तुम लोग, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। एक फंक्शन हम जल्दी से एक बार और इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने सब कुछ यहाँ पर सीख लिया आज की क्लास में। हम कल जो है इसके ग्राफ पढ़ेंगे सारे के सारे। हमने पढ़ा सबसे पहले डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में हमने पढ़ा कि सारी एक्स की वो सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो डोमेन। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रख दें जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, अपने सारे रियल नंबर से उसको हटाना पड़ेगा। सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो होंगी वो डोमेन होंगी। एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिलती है, एक्स की वैल्यू जितनी भी हमने निकाली है उसको रखने के बाद जो y की वैल्यू मिलती है, ये हमने सारे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी यहीं पढ़ लिए। साइन x का पढ़ लिया कि सारा रियल नंबर होता है। कॉस x में भी x की कोई वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे 10 कॉट सेक कॉस x सभी का लिख दिया यहाँ पे। रेंज का मतलब होता है x की वो सारी की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, वो हो गया डोमेन। और उस x की वैल्यू के बाद जो x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिलती है वो क्या है, रेंज। अच्छा, रेंज के बारे में जैसे मान लिया साइन एक्स की हमें पता चल गई -1 से 1 है, कॉस एक्स की पता चल गई -1 से 1 है। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे बताओ 2 साइन एक्स की रेंज क्या होगी, तो क्या बताओगे? यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 साइन एक्स की रेंज, बताओ। फाइंड द रेंज ऑफ 2 साइन एक्स। टू साइन एक्स की रेंज क्या होगी, कौन बताएगा? कोई आइडिया? सर -2 से 2। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गुड। हम ऐसे करेंगे, देखो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स कर दिया, तो -2 से 2 के बीच में आ गया। और ये जो है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये -2 से 2 के बीच में आ गया। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि 2 साइन एक्स की रेंज क्या होगी, तो हम आंसर लिख देंगे y बिलोंग्स टू -2 to 2। चलो अच्छा, एक और बताओ जरा, दूसरा क्वेश्चन है 2 साइन, चलो 2 नहीं करते हैं, 2 कर चुके हैं। 3 साइन एक्स प्लस 5, इसकी रेंज बताओ जरा क्या होगी। अच्छा, इसका डोमेन भी बता दो क्या होगा और रेंज भी बता दो। इसका डोमेन बताओ क्या होगा और इसकी रेंज भी बता दो क्या होगा। 3 साइन एक्स प्लस 5 की रेंज और डोमेन।
बताओ बच्चों, कोई आइडिया हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे? तो बताऊं मैं फिर। देखो बहुत इजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। सर 2 से 8 होगा। 2 to 8, ओके। और किसी ने निकाला 2 to 8? चलो चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। सही है, वैसे इनकी बात देख लेते हैं अभी। जो साइन एक्स है ऐसे करते हैं, देखो रेंज जब कभी निकालनी होगी, ये सब 12th में हम सीखेंगे इस तरह की रेंज के क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं तुमको डीपीपी दूंगा, उसमें रेंज और डोमेन ये सब निकालना पड़ेगा, और सब में पीरियड भी निकालना पड़ेगा, क्वेश्चंस पीरियड के भी पूछे जाएंगे। तो हमको आइडिया होना चाहिए कि इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं। तो साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 to 1 है। फिर साइन एक्स में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 साइन एक्स की रेंज -3 to +3 हो गई। अब उसके बाद इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है? ये हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना अभी। 3 साइन एक्स, बस इसमें कितना और ऐड कर दें? तो 5 ऐड कर दें तो हमारा y बन जाएगा। ये हमें y ही तो बनाना है, y की वैल्यू तो निकालनी है। तो हमने y ऐड कर दिया यहाँ पे, ये 5 ऐड कर दिया, तो -3 + 5, तो 5 - 3 कितना हो गया? 2। और ये हो गया हमारा y, और 3 + 5 कितना हो गया? 8। तो ये हमारी रेंज बिल्कुल सही बताई इन्होंने, 2 to 8 हो जाएगी। प्रॉब्लम है इसमें बच्चों कि क्लियर है? क्लियर सर। ओके। अच्छा पिछले टर्म सर पे, क्लियर सर। ओके, पिछले टर्म पे जो हमने क्वेश्चन दिया था उसके बारे में 2 मिनट बात और कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आज हमें करना क्या है। हमारा काम यही है कि जो हमने ये सीखा है कल हम इसी के बारे में सारी बातें करेंगे, डोमेन, रेंज। तो वो पिछला वाला क्वेश्चन वो तो हमें पढ़ना ही है। ये पिछला वाला क्वेश्चन किसी ने किया था, एक ने तो मेरे पास भेजा है जनरल में। बाकी लोगों को समझ में आया? ये sin 1 + cos 1 ये दिया था हमने, sin 1 + cos 1 था, और एक था √sin 1 + √cos 1, और फिर एक में था sin 1 - cos 1, और एक था 1। इनमें से कौन ग्रेटेस्ट होगा ये पूछा गया था। सॉल्व किया क्या बच्चों? कि नहीं समझ में आया कैसे करेंगे? तो अभी 1 मिनट में इसको डिस्कस कर देता हूँ मैं। बोलो, नहीं आया? देखो इसमें जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ कि sin 1, जैसे अगर हम बात करें कि √sin 1 और sin 1 और sin स्क्वायर 1, चलो जिससे पूछूंगा वो बताएगा अनम्यूट करके। चलो रिदिम से बात करता हूँ। रिदिम, रिदम। हाँ यस सर। हाँ बोलो, इन तीनों में से कौन बड़ा होगा? √sin 1 की sin 1 की sin स्क्वायर 1? सोच समझ के जवाब देना, जल्दी जवाब मत देना, सोचना पहले 2 मिनट या 1 मिनट जैसा भी सोच सकते हो तुम। उसके बाद फिर जवाब देना है। sin 1, √sin 1 और sin स्क्वायर 1 में कौन बड़ा होगा? जबकि 1 का मतलब होता है 1 रेडियन, और 1 रेडियन का मतलब है 57 डिग्री। ये अप्रॉक्स में हमने हमारी बात पहले भी हो चुकी थी कि 1 अगर लिखा है तो 1 का मतलब 1 रेडियन है, और 1 रेडियन का मतलब 57 डिग्री है। तो √sin 1, sin 1 और sin स्क्वायर 1 में कौन बड़ा होगा? सर sin स्क्वायर 1। sin स्क्वायर 1 बड़ा होगा, नहीं तो √sin 1। नहीं तो √sin 1। मतलब दोनों में से कौन? हाँ हाँ सर, दोनों में से एक ही होगा। तो कौन सा बड़ा है? सर √sin 1। √sin 1 बड़ा है, तो सबसे बड़ा होगा √sin 1, उससे छोटा होगा sin 1, और सबसे छोटा होगा sin स्क्वायर 1। पता है क्यों? देखो
क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, आदमी के दिमाग में रहेगा ये कन्फ्यूज़न कि भाई अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू कम आनी चाहिए और स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पर तो उल्टा गेम हो रहा है। तो उल्टा गेम क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि साइन का जो केस होता है ना वो 0 से 1 के बीच का नंबर होता है। 0 से 1 का नंबर जैसे मान लो 1/2 मान लो, तो 1/2 की वैल्यू तो 1/2 है। लेकिन अगर तुम 1/√2 की वैल्यू निकालोगे 1/√2 की, तो इसको √2/2 लिखोगे और √2 की वैल्यू होती है 1.414/2, यानी 1/√2, यानी इसका पूरे का 1/2 का अंडर रूट ही तो है ये 1/√2 है 1/√2। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.707। तो देखो इसकी वैल्यू 0.5 है और इसकी वैल्यू 0.707 है। और अगर कहीं 1/2 का स्क्वायर कर दो तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब हो गया 0.25। तो देखो ना स्क्वायर सबसे छोटा हो गया 0.25, जो अंडर रूट किया था वो सबसे बड़ा हो गया और जो वो नंबर था वो तो बीच में रहा। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट 1/2 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा 1/2 और सबसे छोटा होगा 1/2 का स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो, अपने आप एक लाइन में आंसर आने वाला है। सिमिलरली cos 1 के लिए बात करोगे तो cos 1 सबसे बड़ा अंडर रूट के अंदर और सबसे छोटा cos स्क्वायर है। दोनों को कर दो ऐड। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा sin 1 प्लस अंडर रूट के अंदर cos 1, ये बन जाएगा sin 1 प्लस cos 1 और ये बनेगा sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1। तो ये तो वैल्यू हो गई 1 और सबसे बड़ा इनमें से कौन सा हो गया? √sin 1 प्लस √cos 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा √sin 1 प्लस √cos 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ के बाद से अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके बाय बाय। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जरूर अगले टर्न पे पढ़ के आएंगे, अब जो प्रॉब्लम होगी फिर अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारा होमवर्क जो मैंने दिया वो 3.1 ही करो अभी, बाकी फिर बाद में करेंगे 3.2 एक दिन बाद। ठीक है बच्चों, ओके सर। ओके सर। ओके बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।